हुँ, आ हेलो गए। सर, गुड इवनिंग। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। हुँ, चलिए इमरान, है ना? यस सर। हुँ, अच्छा इमरान बताइए, इमरान का संधि विच्छेद क्या होता है बताइए? सॉरी करिए सर, अपने इसका नाम का संधि संधि विच्छेद विच्छेद तो इसका करिए संधि अपने विच्छेद नाम तो का। अभी मैंने किया नहीं, तो इसलिए सॉरी सर, इसके बारे में नहीं बता सकता। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन का ज़िक्र किया है, किस चीज़ से ग्रेजुएशन किया है आपने? सर जर्नलिज्म में किया था मैंने। अच्छा जर्नलिज़्म में, जी जर्नलिज़्म में करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कहाँ से की थी आपने? सर, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म करके है, एक दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आता है। अच्छा, जर्नलिज्म लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में देखा जा रहा है ना? कि जर्नलिज्म में जो काम होना चाहिए हो नहीं रहा है, सरकार की ओर इसका ज़्यादा झुकाव रहता है, इस पे आप क्या कहेंगे? सर नोआम चॉम्स्की करके एक स्कॉलर हुए हैं वेस्ट के, उन्होंने कहा 5 फिल्टर्स ऑफ मीडिया की बात की है, जिसमें वो हुँ, ओनरशिप, एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, और 3 फिल्टर्स है जिसे मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। ये हुँ, तो इसमें एडवर्टीजमेंट का जो सोर्स है, पर्टिकुलरली इसमें गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट एक बड़ा सोर्स होता है इन मीडिया चैनल्स के रेवेन्यू का, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक झुकाव देखते हैं हम जर्नलिज्म अच्छा। मीडिया तो हाउसेस की। जर्नलिज्म की जब बात है, तो अब भारत में किसे मानते हैं इसका जनक बताइए? कब शुरुआत हुई हम्म, थी पत्रकारिता की? सर एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद है, पर 18th सेंचुरी में, मैं जहाँ तक बंगाल गैजेट करके न्यूज़पेपर था, उससे इसकी शुरुआत हुई थी। जेम्स ऑगस्टस कौन लिख जी की करके थे। हाँ, जेम्स अगस्टे ठीक की, है ना? ये आपका बीपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट है? यस सर। अच्छा, सब्जेक्ट आपने एंथ्रोपोलॉजी रखा है जी ना? सर, मैं करेक्ट करना चाहूँगा, पहले भी अटेम्प्ट मैंने दिया है, मेंस पहली बार लिख रहा था मैं इस बार। 67th वाला मैंने दिया था, जिसमें प्री मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था, और उसके बाद 69th वाला दिया। अच्छा, आपने दिल्ली से जर्नलिज्म किया है ना? लाल किला का नाम सुना ही होगा, घूमे ही होंगे दिल्ली में होंगे तो, यस सर, है एक ना? बार गया था। लाल किला का बताइए तो उसका पहले का नाम क्या था? किला। लाल किला के पहले के नाम के बारे में सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है। वैसे शाहजहां ने इसे बनाया था, और शाहजहानाबाद पूरे सिटी को बोला जाता है, लेकिन पर्टिकुलरली लाल किला के बारे में सर जानकारी नहीं। अच्छा, हॉबी आपने मेंशन, हॉबी क्या है आपकी? सर हॉबी में मैं यूट्यूब पे जो कंटेम्प्रेरी इशू के वीडियोस होते हैं वो देखना पसंद करता हूँ, जैसे लल्लन टॉप चैनल हो गया, और उसके साथ साथ मैं मूवीज वगैरह भी देखना पसंद करता हूँ। अच्छा, कौन सी मूवीज आपको अच्छी है, कोई एक दो मूवी का नाम बताइए। अगर सर हाल में बात करूँ तो वेब सीरीज मैंने आईसी 814 देखा था, और अगर ऐसे ऑल टाइम फेवरेट की बात करूँ तो मुझे थ्री इडियट्स और मुल्क, ये दो मूवीज अच्छी लगी थी। अच्छा, मुल्क, कुछ ऐसा इंस्पिरेशनल कुछ लाइनें बताइए मुल्क के, है ना? एक दो लाइन बताइए सर जो चूंकि आपको उस बहुत मूवी अच्छी को लगी। देखे हुए मुझे काफ़ी टाइम लग गया, इसलिए मैं एक दो लाइन पर्टिकुलरली तो नहीं याद कर सकता हूँ अभी, लेकिन उसमें मतलब सहिष्णुता की भावना दिखाई गई थी, इसलिए मुझे वो मूवी अच्छी लगी थी। अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंस आपने क्या डाला है बीपीएससी में? सर पहला मेरा प्रेफरेंस एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का है, और उसके बाद से बिहार पुलिस सेवा। अच्छा, बिहार पुलिस डीवाईएसपी, है ना? यस सर। अच्छा, डीवाईएसपी आप यदि मानिए बन जाते हैं, तो कौन दो सेक्टर का नाम बताइए जो आप बेहतर करना चाहेंगे? चूंकि सर डीवाईएसपी का काम लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड ही होता है, तो हम्म, एक चीज़ तो मुझे ज्यूरिसडिक्शन का क्लियरली पता नहीं है, लेकिन चूंकि मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ट्रैफिक भी डीवाईएसपी के कार्य क्षेत्र में आता होगा, तो सर मैं बिहार में ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करवाने के लिए काम करना चाहूँगा। और दूसरा जो फीडबैक मैकेनिज्म है, डीवाईएसपी और हम्म, पुलिस के प्रति ये धारणा बनी रहती है कि वो लोगों के तरफ एक्सेसिबल नहीं है, तो सर मैं ये चाहूँगा कि एक्सेसिबिलिटी बढ़ाऊँ, और एक फीडबैक का मैकेनिज्म हर थाने में लगवाया जाए, जिससे कि कोई अच्छा, भी आ रहा है आपको तो वो आपको फीडबैक दे सके। आपको ऐसा नहीं लगता है कि
पुलिस सेवा जो होता है कि जनता के लिए बनती है, कि जनता की सेवा की जाए, उसके डर को भगाया जाए। लेकिन यस सर। वर्तमान संदर्भ में आपको ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस आते ही जनता वो डर जाती है अंदर से? ऐसा सर लगता है ये आपको ये क्या ये कि धारणा पहले के मुकाबले अगर देखे तो काफी हद तक कम हुआ है आज के टाइम में, क्योंकि अभी सोशल मीडिया वगैरह के आ जाने से लोग इतने एम्पावर्ड हो गए हैं कि पहले की तुलना में अभी वो अपने आप को उतना सहमा हुआ महसूस नहीं करते हैं। पहले भले नहीं, ही अभी ऐसी भी हालत थी लगता है लेकिन कि अभी। अभी कोई केस हाँ। उससे भागते हैं। यदि आम मतलब आप गांव में चल जाइए या कहीं भी इस तरीके से माहौल में चल जाइए, तो लगते हैं कि नहीं, पुलिस थाने नहीं जाना चाहिए, केस हुआ तो इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए, या गवाह के तौर पे कुछ नहीं बताना चाहिए, है ना? अभी भी इसने ये देखने को मिलता है। तो क्या मतलब कमी रह गई है जो अभी भी जनता सहज महसूस नहीं कर रही है पुलिस से कनेक्ट करने के लिए? सर एक चीज जो मैं इमिडिएटली सोच पा रहा हूँ वो है सर कि हमारा जो लीगल सिस्टम है उसका लैंग्वेज जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो उसमें जो जुडिशियरी में अगर एक बार केस आपका जज के सामने चला गया किसी भी कोर्ट में, तो सर आपको एक एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी, और वो जो लीगल कॉस्ट होता है एडवोकेट को हायर करने का वो काफी हाई है। और जो क्लाइंट्स होते हैं वो डायरेक्टली जज साहब से बात नहीं कर पाते, तो वहां पे एक गैप रहता है जिसमें पैसे के साथ साथ जो लीगल नॉलेज की कमी है, कॉम्प्लेक्स इंग्लिश लैंग्वेज यूज होता है, वो जो भी लीगल हमारे जो लॉज बनाए गए हैं उसमें, तो सर इसमें मैं समझता हूँ कि ये दो मेन रीजन है इसके लिए। चलिए, ठीक ठीक मैम। हेलो हेलो इमरान। हेलो मैम। सो आपने जर्नलिज्म किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इट्स क्वाइट अ वेरी यस मैम। डिफरेंट टॉपिक फ्रॉम द मेन स्ट्रीम्स। सो एज यू नो कि बिहार में एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट है। कैन यू नेम द पर्सनालिटी? सर मैम रवीश कुमार जी की बात कर रही है शायद आप? जी। सो जी। उन पे एक मूवी भी बनी थी। हाँ मूवी तो बनी इफ यू थी नो द शायद नेम, उसका। एंड नहीं यू आल्सो मैम लाइक अभी वाचिंग नाम मूवी। तो मैं का नाम तो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी मैम। 2 साल पहले बनी थी, इफ यू कैन जी जी वो रिकॉल। एनडीटीवी के। हाँ हाँ वो किसी फॉरेन डायरेक्टर ने बनाया था। वो मैंने देखी थी पर मैं अभी नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा Okay. Widely watched name था उसका. हूँ। यस And he मैम यस। was also awarded a very Nobel award, if you name that award name. That was Raman Magsaysay Award. He had got Right. 3-4 years back. And रवीश जी कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? He is from Motihari, East Champaran. राइट। सो सर ने भी बताया कि पूछा आपसे कि जर्नल मीडिया एज अ फोर्थ पिलर इन डेमोक्रेसी बोलते हैं, एंड वी कॉल जर्नलिस्ट एज देयर आर्किटेक्ट्स। बट इन द रिसेंट Yes. टाइम जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंडिया का वो भी रिड्यूस हो रहा है। सो करेंटली अभी क्या है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंडिया का? मैम अगर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सही से तो 159th है रैंक इंडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। सो 159 अगर रैंकिंग है इंडिया की, तो मतलब क्या लगता है आपको कि इतना रैंक नीचे क्यों जा रहा है इंडिया का? क्या क्या रीजंस हैं कि मीडिया के टर्म्स में या जो प्रेस फ्रीडम को लेके है, इवन जो आप केसेस देख रहे हैं जो जर्नलिस्ट के खिलाफ उठ रहे हैं, सो व्हाट कुड बी द रीजंस बिहाइंड इट? एक रीजन तो चूंकि ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये फॉरेन संस्था रिलीज करती है, तो भारत सरकार अक्सर इस चीज को मानने से इनकार करती है, मतलब कि उसके मेथोडोलॉजी पे क्वेश्चन उठाया जाता है। लेकिन अगर मैं उस पर्टिकुलर कुछ इश्यूज की बात करूं जर्नलिज्म में, तो उस रैंक के नीचे होने में एक चीज ये भी है कि हमारे यहाँ इंटरनेट शटडाउन पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा हुआ है, तो उसने भी हमारे रैंक को नीचे की तरफ ढकेला है। और उसके साथ साथ कुछ पर्टिकुलरली अगर हम यूपी की बात करें, या यूपी में एक सिद्दीकी कप्पन करके एक जर्नलिस्ट हुए थे, उनके अगेंस्ट यूएपीए का केस लगाया गया था। तो ये ऐसे रीजंस मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात करूँ तो ऐसे केसेस जिसपे जर्नलिस्ट को कर्व किया जा रहा है वैसे केसेस बहुत ही कम है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि जर्नलिज्म जो है वो इंडिया में प्रॉस्पर कर रहा है। भले ही एक इक्के दुक्के केसेस हमें ऐसे दिख जाते हैं जिसमें कि उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कर्व्स लगाए जाते हैं। जर्नलिज्म प्रॉस्पर कर रहा है, डू यू रियली एग्री विद दिस कि कर रहा है ये प्रॉस्पर? क्योंकि आए दिन जो हमें तो दिखता है कि जब हम वीडियो जर्नलिज्म देखते हैं, जो कि ज्यादातर मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द पॉपुलेशन हमेशा न्यूज चैनल ही देखते हैं,
बहुत ही कम देखते हैं जो यूट्यूब पे एक दो यूट्यूबर्स हैं जो चैनल्स अलग से चला रहे हैं। उनमें ज्यादातर ऐसा रिपोर्टिंग भी है और ऐसा देखा भी गया है कि बायस कंटेंट डाला जा रहा है। सो डू यू रियली थिंक कि जर्नलिज्म प्रॉस्पर किया है इधर? अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें मैम, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस टाइम पे सेंसेशनलिज्म की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, और उसका एक रीज़न ये है कि सोशल मीडिया आ गया है। अभी अभी लोगों के पास न्यूज़ जो है फिंगर टिप्स पे मौजूद है। तो अगर 24/7 कोई चैनल न्यूज़ अगर चला रहा है, तो उसके पास उतना कंटेंट नहीं है कि वो टू द पॉइंट ऑब्जेक्टिव रह करके न्यूज़ को न्यूज़ की तरह दिखा सके, जैसे वो 90s में और अर्ली 2000s में दिखाया करता था। अभी जो है वो न्यूज़ को एक व्यू की तरह तौर पे क्या कहते हैं, मैं एक अच्छे वर्ड के सर्च में हूँ लेकिन जो मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो एंटरटेनमेंट का एक मतलब येलो जर्नलिज्म, टू बी प्रिसाइज, मैं वो वर्ड बोल रहा था, येलो जर्नलिज्म इसे कहते हैं, जिसमें कि हर चीज को सेंसेशनलाइज करके दिखाता है मीडिया, ताकि वो जो स्पेस है उसको कवर कर सके और जो डाइवर्स ऑडियंस है उसको केटर कर सके। और अगर हम ओके। प्रिंट जर्नलिज्म, आपने प्रोस्पेरिटी की बात की, तो प्रिंट जर्नलिज्म मैं मानता हूँ कि अभी भी एक रिलायबल सोर्स है न्यूज़ का। किसी को भी अगर रिलायबल न्यूज़ देखना होता है तो प्रिंट जर्नलिज्म की तरफ ही मूव करता है। राइट। बट उसमें भी हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, जो लाइक फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट को लेके एंड जो स्कीम्स को लेके, वो कहीं ना कहीं वो न्यूज़ दब जाती है। एंड जो उतनी रेलेवेंस नहीं रखती न्यूज़ की, वो ज्यादातर वैसे पेपर्स में छपती है। तो ये जो बायस नेचर निकल के आ रही है मीडिया की तरफ, डू यू एग्री विद इट कि ये बायसनेस है? मैम, बायसनेस जो है वो समाज का एक हिस्सा है, उसे हम खत्म नहीं कर सकते। एक स्पेक्ट्रम होता है जिसपे कि समाज में राइट विंगर्स भी होंगे, लेफ्ट विंगर्स भी होंगे और सेंट्रिस्ट भी होंगे। तो कुछ एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, दूसरे दूसरे आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे होंगे, और वो चीज़ हम जर्नलिज्म में भी देख सकते हैं, क्योंकि मीडिया इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो हम उस चीज़ को कर नहीं कर सकते हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जर्नलिज्म मीडिया हाउसेस को भी है। तो हमें उन्हें वैसे ही छोड़ देना चाहिए। उन्हें जो उनकी आइडियोलॉजी को जो सूट करे, उनके एडिटोरियल पॉलिसी को जो सूट करे, हमें उन्हें एनकरेज करना चाहिए, जो भी वो ओके, बोलना चाहते ऑलराइट हैं। इमरान। सो आई हैव आल्सो गॉन थ्रू योर रिज्यूमे, तो उसमें काफी आपने प्रोजेक्ट्स किए थे। सो आई स्टक अराउंड द जीविका, अपने जीविका जीविका पे भी एक्सप्लोर किया है। सो व्हाट इज दिल्ली जीविका? जीविका किस लिए बिहार गवर्नमेंट ने लाया था? एंड व्हाट डू यू हैव डन इन व्हाइल एक्सप्लोरिंग द जीविका? आप किसी जीविका दीदी से मिले और उनके प्रोग्राम के बारे में बताइए कुछ। मैम, जीविका जो है वो बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन करके एक प्रोग्राम है, उसके तहत शुरू किया गया था बिहार में। शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट था ये, और मैं बक्सर में पोस्टेड था महात्मा गांधी नेशनल फेलो के तौर पे। तो वहाँ मुझे स्किलिंग इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए काम करना था। तो उसी सिलसिले में मुझे जीविका की दीदियों से मिलना था। तो एक पर्टिकुलर मैं अगर इंसिडेंस याद कर पाऊँ, तो वहाँ पे एक सैनिटरी पैड का, ऑर्गेनिक तौर पे सैनिटरी पैड बनाने का यूनिट लगाया गया, जिसकी दीदियों से मैंने मुलाकात की थी और उनसे ये समझने की कोशिश की थी कि जीविका जैसा इनिशिएटिव उनके लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है। तो आपको जीविका के कुछ ऐसे सब प्रोग्राम्स बताइए जो जीविका के अंदर अभी चल रहे हैं। एक तो मैम सतत जीविकोपार्जन योजना चलाया जाता है, जिसमें कि समाज के हाशिए पे जिनके पास बिल्कुल भी इनकम नहीं है, तो उनको इतना लाइवलीहुड मिल सके कि वो लोग अपना खर्च चला सके। एक प्रोग्राम तो ये चलाया जाता है। और दूसरा, वो उसके अलग अलग वर्टिकल्स हैं मैम, वो हेल्थ पे भी काम करते हैं, सैनिटेशन पे भी काम करते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे भी काम करते हैं, जिसके पर्टिकुलर स्कीम्स के बारे में मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू कि कुछ फीमेल जर्नलिस्ट के नाम बताइए मुझे। मैम, बरखा दत्त, उसके वर्क बताइए। बरखा दत्त हो गई। उसके बाद से फायर डी सूजा करके एक है, ये हो गई। उसके बाद से पालकी शर्मा करके एक है। मैम, अभी मैं उनके इन्हीं तीनों को याद कॉन्ट्रीब्यूशंस कर। बताइए, उनके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस बताइए आप। मैम, बरखा दत्त जी जो है वो पहले एनडीटीवी से एसोसिएटेड थी, अभी वो अपना खुद का यूट्यूब पे एक चैनल चलाती है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ। कारगिल वार के टाइम में इनका, कारगिल वार और फिर से गुजरात राइट्स पे इन्होंने काफ़ी सारा ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था, उसके लिए ये पॉपुलर। और फायर डिसूजा के बारे में मैम मैं पर्टिकुलर इस टाइम पे कोई वो याद नहीं कर पा रहा हूँ। और जो तीसरी पालकी थैंक शर्मा है, वो
इसमें ओके, जो थैंक तीसरी यू। पालकी शर्मा वो इंटरनेशनल इश्यूज पे बात करती है। थैंक यू मैम। चलिए इमरान जी, अब थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे। इसमें सबसे पहले आपने कुछ बताया था कि जो आपको मूवी पे थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट है, यस और सर। एक दो आपने जो है एक वेब सीरीज का भी आपने नाम बताया था। यस लास्ट सर। में क्या देखा था वेब सीरीज अभी आपने? अभी हाल में मैंने IC814 करके जो वेब सीरीज आया है वो देखा था। ओके, अच्छा। ये बताइए कि वेब सीरीज में और मूवी में तीन अंतर आप बता दीजिए मुझे। सबसे पहला सर जो ड्यूरेशन होता है वो मूवीज जो है वो सामान्य तौर पे 2.5 से 3 घंटे की होती है, जबकि जो हम्म। वेब सीरीज होता है सर वो उसके एपिसोड्स का कोई लिमिट नहीं है सर, वो 7-8 घंटे का भी हो सकता है, और गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे सीरीज को देखे तो वो सालों सालों तक भी चलता है। और हम्म। ड्यूरेशन के अलावा अगर हम दूसरे लेवल पे बात करें तो पेस जो स्टोरी का जो प्रोग्रेस होता है वो मूवीज में फास्ट तौर पे दिखाया जाता है और काफी स्लो होता है, और वेब सीरीज में जो होता है वो काफी स्लो स्टोरीज मूव करती है। और तीसरा सर मैं अगर याद कर पाऊँ तो वेब सीरीज में गाने वाने नहीं होते, जबकि मूवीज में गाने भी होते हैं। अच्छा, वेब सीरीज में गाने नहीं होते? मैंने तो लास्ट में भी पंचायत देखा था, उसमें गाने भी मैंने देखा था। वो सर गाना वो बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पे बज रहा होता है, ओके। जिसमें अच्छा, एक्टर्स परफॉर्म करे वैसा कम दिखता है। अच्छा, ये सेंसरशिप के अकॉर्डिंग डिफरेंसेस क्या है दोनों में, अकॉर्डिंग टू सेंसरशिप? यस सर। सेंसरशिप के अकॉर्डिंग इस वेब सीरीज और मूवीज में हाँ। सर मैं जहां तक याद कर पा रहा हूँ सर, जो नेटफ्लिक्स और डिजिटल मीडिया कंटेंट है वो अभी उतना रेगुलेटेड नहीं है। उसके लिए सर बात चल रही है, इंफॉर्मेशन IT रूल्स जो 2023 के आए हैं उसमें बात की गई थी, जहां तक मैं सर श्योर नहीं हूँ कि उसमें बात की गई थी या नहीं डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने की। नहीं सर, मैं अभी याद आ गया मुझे, मैं बताऊं, ब्रॉडकास्टिंग बिल जो अभी आया है इसी साल सर उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि डिजिटल मीडिया जो भी है उसको रेगुलेट किया जाए, जबकि जो मूवीज हैं उनको तो ट्रेडिशनली सेंसर बोर्ड रेगुलेट करते हुए आ रहा है, जिससे उसको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। ओके। अच्छा, अभी एक मूवी जो आ रही थी, मतलब ये कंगना रनावत की मूवी आने वाली है, तो मूवी मतलब का नाम बता सकते हैं अभी कौन सी मूवी है वो, सॉरी सर, जो आजकल तो सेंसर? मैं अपडेट नहीं रख पा रहा हूँ क्योंकि मैं प्रिपरेशन में बिजी हूँ तो सर। ओके, ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर पे थोड़ा सा मैं कुछ बात करना चाहूंगा आपसे। अभी आप बहुत सुन रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। यस सर। अगर आपसे मैं बोलूं क्या कि इसे मतलब हटा देना चाहिए, तो आप किन किन मुद्दों पे आप बोलिए कि इसको हम रिजेक्ट करें? किसको, वन नेशन वन इलेक्शन को? हाँ, अगर आपको मैं बोलूं क्या कि मुझे ऐसा कुछ पॉइंट दीजिए, आप बताइए कि जब जिससे मैं इसको रिजेक्ट कर दूं, तो मुझे एक दो पॉइंट आप बता सकते हैं इसमें? यस सर। सर पहला पॉइंट तो ये होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे स्टेट एक्सचेकर पे बहुत ज्यादा खर्च आता है, पर 2-3 दिन हम्म। पहले मैंने पढ़ा था एक आर्टिकल जिसपे ये था कि इस साल जो इलेक्शन कमीशन को बजट दिया गया वो 400 करोड़ के आसपास था, और पिछले साल हम्म। 300 करोड़ था। तो ये हम्म। उतना ज्यादा अमाउंट नहीं है अगर हम कंसीडर करें कि डेमोक्रेसी को अगर हमें थ्राइव करवाना है और हर साल इलेक्शन करवाना है, तो ये उतना बड़ा अमाउंट नहीं है अगर हम कंपेयर करें कि उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देखें तो। और दूसरा सर रीजन ये होगा कि, और इसका हमारे पास कोई एम्पीरियल डेटा भी नहीं है कि हम ये कह सके कि जब इलेक्शन जब 7 जैसे 67 से अभी तक जैसे इलेक्शन हो रहा था उसमें इलेक्शन होने की वजह से पॉलिसी पैरालिसिस हुआ, ऐसा हम कह नहीं सकते। और दूसरा सर फेडरलिज्म के ऊपर भी सर इससे आघात पहुंचने की बात चल रही है सर, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज के टर्म को कर्टेल किया जाएगा। अच्छा, एक बार बताइए कि इंडिया में कभी एक बार ऐसा हुआ है क्या कि पूरा मतलब कंट्री का एक साथ इलेक्शन हुआ हो, पूरी कंट्री का? ऐसा इंडिया में हुआ है कि या पहली बार अब होगा? सर 67 से पहले ऐसा हो रहा था, 1952 से 67 के बीच में जो भी इलेक्शन हुए सर वन नेशन एक साथ ही हो रहे थे। ओके, ठीक है। चलिए, आप मुझे एक चीज बताइएगा इसमें, अभी आप बिहार के कुछ ज्योग्राफी वगैरह के बारे में पढ़े हैं? जी सर, कुछ थोड़ा बात करना बहुत। चाहेंगे उस पे?
जी सर, बिल्कुल। अच्छा ठीक है। तो बिहार में जो बारिश होती है वो मानसून के किस एरिया मतलब किस ब्रांच से होती है? सर मानसून का जो साउथ वेस्टर्न मानसून है उसका जो बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच है वो जा करके हम्म, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय से टकराता है और फिर वो हवा बिहार की तरफ आती है, उसी से बिहार में बारिश ओके होती है। ठीक है। तो बिहार के मतलब किस जिले के आसपास में सबसे पहले एंटर करती होगी? सर ईस्टर्न जिले में यही इंटर करती होगी, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ पर मैं गेस कर सकता हूँ, शायद वो किशनगंज है। नहीं, सही है आपका आंसर। ठीक है, तो आपका इंटरव्यू हम लोग यहीं पे कवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। फीडबैक्स मैम बताएगी, हम्म, जी HR बता देगी। इमरान, so यस मैम। firstly the overall interview was very good. आपकी नॉलेज कंटेंट इज गुड, आप जिस पेस में बोलते हो इट इज ऑल्सो वेरी नाइस। एंड एक दो रिकमेंडेशंस मैं देना चाहती हूँ कि जहाँ पे आपको डाउट हो, तो जैसे ईयर्स वगैरह या रैंक वगैरह, तो वहाँ पे आप एज अ मत बता दो कि बस बोलो कि सर मुझे इसमें डाउट है और मैं गेस कर सकता हूँ। जैसे अभी आपने यहाँ पे विनीत सर जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे तब आपने बोला, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बोला तो वहाँ पे आपने बता दिया, बट वो करेक्ट था। फॉर एग्जाम्पल आपने जीविका के लिए बोला तो आपने 2005 बोला बल्कि वो 2006 था। तो आपको नहीं याद है तो वैसे नहीं बोलना है, डायरेक्ट नहीं बोल देना है। अगर है तो डाउट है तो ऐसे बोल सकते हैं सर मैं गेस कर सकता हूँ, जैसे अभी अपने विनीत सर के क्वेश्चन पे बोला। एंड आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है उससे मैं क्वेश्चन पूछना भूल गई थी। तो जैसे आपकी पोस्ट प्रेफरेंस इन जनरल सबसे अलग है, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड बिहार पुलिस सर्विसेज को लोग रखते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो है ही नहीं 69 में, एंड बिहार पुलिस सर्विस भी है, बट आपने डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर ऊपर रखा है। तो उस रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस बनेंगे, तो लेबर के रिगार्डिंग आपके काफी क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप अच्छे से देख लेना। चाइल्ड लेबर हो गया, एज वेल एज जो लेबर को एम्प्लॉयमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बेसिकली रहते हैं, क्या क्या स्कोप्स है, तो उस रिगार्डिंग आपको उस पर काम करना है। एंड करंट मेरा ये सजेशन रहेगा कि करंट आप पढ़ते रहो, न्यूज़पेपर तो बिल्कुल ही पढ़ना। इवन जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन का भी आप न्यूज़पेपर दम पढ़ते ही जाना, क्योंकि उससे उससे आपसे वो क्वेश्चन पूछ देंगे कि आज का आप बता दो, दो तीन हेड सब हेडिंग बताओ और क्या आपने पढ़ा है, उससे ही वो क्वेश्चन घुमा देंगे। एंड जर्नलिज्म बहुत ही हॉट टॉपिक है, अगर ये यस एक मुद्दा उठा तो इसी पे आपका इंटरव्यू पूरा खत्म हो जाएगा। मुश्किल से 10 मिनट 12 मिनट का इंटरव्यू होता है, इसी पे ही खत्म हो जाएगा। अगर आपने बोला कि सबसे पहले वो आपसे ही पूछेंगे ग्रेजुएशन कहाँ से, तो जर्नलिज्म, तो वो तो बिल्कुल अच्छे से रखना। जितने भी इंडेक्सेस हैं जर्नलिस्ट को लेके, जर्नलिज्म को लेके, वो देख लेना। रिपोर्ट्स हैं उनको दम रखना है, ताकि जब भी आप आंसर कोट करोगे ना, तो उस रिपोर्ट को आप कोट कर दोगे तो एक डेप्थ दिखता है। तो इस तरीके से यस आप मैम। और इंटरव्यू, बाकी योर इंटरव्यूज वर वेरी गुड, ऑल द ठीक बेस्ट। है मैम, थैंक यू मैम। आपने जो मैम जर्नलिज्म की बात की, सही बात है। इसके बाद मैं भी मास्टर्स कर रहा हूँ पब्लिक पॉलिसी में, तो इसीलिए मैंने उसको जर्नलिज्म पे उतना फोकस नहीं किया था। मुझे लगा था कि पब्लिक पॉलिसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आप सही कह रही हैं, जर्नलिज्म क्योंकि हॉट टॉपिक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने के आसार हाँ, है। क्योंकि वो बहुत आपसे कभी ग्रेजुएशन कम। पूछेंगे एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं तो वो भी उससे भी पूछेंगे, बट जैसे ही आप यस जर्नलिज्म बोलेंगे ना तो वो उसी पे मैम। घुमाएंगे। हम्म। यस मैम। और ठीक है सर, मैं एक ध्यान देता क्वेश्चन हूँ। एक एक क्वेश्चन इनका बहुत अच्छा मेरे समझ से लग रहा है कि पूछा जाना चाहिए, जो मैं मिस किया आपसे पूछना चाहिए था मुझे, क्या कि आप जो है जर्नलिज्म में लोग अभी काफी अच्छा कैरियर बना रहे हैं, तो आप उसको छोड़ करके आप सिविल सेवा में क्यों आना चाह रहे हैं? इसका एक आपको अच्छा एक आंसर आप तैयार कीजिएगा। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि ये आपके लिए एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट होगा फ्यूचर में, और जी क्वेश्चन आना चाहिए आपसे। और एक बार जरूर आप जो है ना सेंसरशिप को मैं बोलूंगा कि एक बार देखिए, क्या है कि आप ही से रिलेटेड टॉपिक है। जैसे आपने बताया कि सोशल मीडिया पे लगेगा सेंसरशिप की बातें चल रही है, तो किस किस मतलब कैसे वो उसको इम्प्लीमेंट करने की गवर्नमेंट का प्लानिंग है, वो जरूर आपको पता होना चाहिए कि आप ही का टॉपिक है वो। ठीक है, यस सर। बाकी आपका बहुत अच्छा था। ये दो टॉपिक आप मेरे समझ से आप तैयार कर लीजिए, बाकी सब सही है आपका। ठीक है सर, थैंक यू सर, मैं इसके बारे कुछ में जरूर करूँगा।
हाँ, कुछ सजेशन इमरान देना चाहूंगा कि आप जो बोलते हैं कि जैसे कुछ आंसर पूछा जाता है तो उससे रिलेटेड नहीं, उससे अलग थोड़ा सा, जैसे आप लाल किला पूछे तो बोले इस नहीं, तो जो पूछा जा रहा है कि उसका नाम था, बोले शाहजहां का नाम, तो वो नहीं, बोल दिए सॉरी सर नहीं आता है चलेगा। या कुछ भी पूछा जाता है एग्जैक्ट आंसर नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में सुनते हैं कि हाँ आप एग्जैक्ट दे रहे हैं या नहीं, उससे रिलेटेड आपको नहीं बताना है कि सर इससे ये निकल के आ सकता है, इससे ये, तो एकदम इसको अवॉइड करिए। इसका ठीक है निगेटिव सर। इम्पैक्ट पड़ सकता है, हो सकता है कि उनका मूड खराब रहे या क्या है, तो फिर वहाँ थोड़ा सा ज्यादा एज के लोग बैठे रहते हैं, तो फिर इसे चीजों से बचिए, ठीक है ना। बाद बाकी आपका सही है पेश, जो टू दी पॉइंट होता है बस उसी को आप आंसर करिए, ठीक है ना। ठीक बाद है सर, बाकी पूछ सारा सही है, ऑल द